हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है कादम्बरी, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। कहानी में ये दिखाया गया है कि कादम्बरी की जीवनी प्रेरणा बनी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की और उनके बीच क्या संबंध थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साल है 1868। दिन 5 जुलाई। एक छोटे से मामूली घर से जोड़ा सांको बाड़ी में आई जमींदार घराने की बहू बनकर 9 साल की कादम्बरी, जिसकी शादी हुई है मध्यम उम्र के ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर से। बड़ी बड़ी आंखों से डोली से झांक रही है अपनी नई दुनिया को कादम्बरी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक छोटी सी नदी की मछली का बड़े समंदर में मिल जाए। शादी के घर में हो रहे अलग अलग रस्मों के बीच कादम्बरी की नजर पड़ती है उसी के हम उम्र गोल मटोल लड़के पर, जो कि काफी देर से छुप छुप कर घर की नई बहू को देख रहा है। ये ज्योतिरिंद्रनाथ के छोटे भाई रविंद्रनाथ टैगोर हैं और रिश्ते में कादम्बरी के देवर, जिसे सब घर में प्यार से रवि कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे कादम्बरी इस घर के रंग ढंग में ढलने लगी, लेकिन फिर भी जैसे एक छोटे से बच्चे को अपने दोस्त की कमी खलती है, जिससे वो बिना किसी मर्यादा के कुछ भी कह सके, उसके साथ घुल मिल सके, तो कादम्बरी के जीवन में उस दोस्त की कमी पूरी की रवि ने। दोनों साथ में पाठ पढ़ते, खेलते कूदते, यहाँ तक कि लड़ते झगड़ते भी हैं। इधर घर की मंझली बहू गणनंदिनी, रूप से अपूर्व सुंदरी, गुण से परिपूर्ण, पढ़ी लिखी, जैसे भगवान ने कोई कमी ही ना रखी हो। मंझली बहू और कादम्बरी के पति के बीच बहुत बनती है। वो इतिहास की, साहित्य की, खास करके शेक्सपियर के उपन्यासों पर घंटों बैठकर चर्चा करती, और ये बातें कादम्बरी के पल्ले ही न पड़ती। उसके समझ में सिर्फ रवि की बातें आती, और लाजमी भी हैं दोनों हम उम्र के जो ठहरे। मंझली बहू के पति सत्येंद्र नाथ को कादम्बरी इस घर के बहुरानी के रूप में उचित पात्र नहीं लगती थी, लेकिन पिता के फैसले के आगे कौन ही आज तक बोल पाया है। कादम्बरी के पिता इस घर के नौकर हैं, पर अब तो ये उसकी बेटी का ससुराल हो चुका है और जल्द ही उसका यहाँ से दाना पानी भी उठ गया। पिताजी के चले जाने का दुख भी कादम्बरी किसी के साथ बांट ना सकी। तब रवि की बदमाशियां उसे हंसाती, उसका मन बहलाती। देखते ही देखते दोनों युवा अवस्था में आ चुके थे, लेकिन बचपन की आदतें अभी तक गई नहीं थी। कादम्बरी का पति काम के सिलसिले से महीनों तक घर से बाहर ही रहता है और वो उलझी रहती है घर के कामों में, किताबों में और रवि की बदमाशियों में। कादम्बरी ने अपने जीवन में अपने पति को हमेशा एक स्थान ऊपर रखा, जैसे वो उनसे प्रेम नहीं उनकी पूजा करती हो। शायद इसी फर्क की वजह से उन दोनों के बीच कभी पति पत्नी वाला प्रेम उभर नहीं पाया और ना ही एक दूसरे को इसकी जरूरत भी महसूस हुई। धीरे धीरे कादम्बरी में निखार आने लगा। अब वो रूप यौवन में मंझली बहू को पीछे छोड़ने लगी और ये एहसास मंझली बहू को अखरने लगा है। तभी तो वो उससे कटी कटी रहती है। घर की सबसे बड़ी बहू साहित्य में बहुत रुचि रखती है। वो उन औरतों में से है जो पुरुष प्रधान समाज में लिखने का साहस रखती है, पर इस व्यवस्थिता में उनकी 2.5 साल की बेटी उर्मिला नौकरानी के हाथों पलने लगी। परंतु कादम्बरी को उर्मिला से बड़ा प्रेम है। वो रवि की लिखी कविताओं को गीत बनाकर उसे सुनाती, उसका मन बहलाती, उसको पुचकारती, क्योंकि संतान का सुख अभी तक कादम्बरी के जीवन में नहीं आया है। वो अपने पति को आकर्षित करने के लिए सस्ती है, संवरती है, यहाँ तक कि वो अब साहित्य में भी रुचि लेने लगी ताकि उनकी नजर में आ सके। एक दिन कमरे में कादम्बरी ने ना जाने कितनी ही बातें कही, लेकिन वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। कोई जहाज कंपनी बनाने की सोच रहा है, पर जैसे ही मंझली बहू कमरे में आती है, वो बिस्तर से छलांग मार के उठ बैठा और बड़े ही उत्साह से उसे ये सब कुछ बताने लगा, जैसे वहाँ पे कादम्बरी मौजूद ही ना हो। ये बात मंझली बहू भी खूब समझती है और कादम्बरी भी। इधर रवि ने कब कविता लिखना शुरू करा और कब कादम्बरी उसकी प्रेरणा बन गई, पता ही नहीं चला। अब तो अलग अलग पत्रिकाओं में आए दिन उसके लेख भी छपते हैं। जब रवि उसे पढ़कर सुनाता तो कादम्बरी का रोम रोम खुशी से खिल उठता। चलो, कहीं तो उसकी जरूरत है, कहीं तो उसका महत्व है। और इस तरह जिंदगी से हिस्सा चुराकर दोनों अपनी ही दुनिया में रहते, कभी घंटों बातें करके दिन को ढलते हुए देखते। अब तो कादम्बरी ने अपने पति के पास जाने की कोशिश भी छोड़ दी। एक कलाकार को उसकी प्रेरणा और उस प्रेरणा को उसकी सही जगह देने वाला मिल जाए तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन घर के बाकी लोगों को और नौकरों को उनका हंसना बोलना, हंसी ठिठोली करना
अखरने लगा। अब लोग बातें सुनाने लगे और उनकी दोस्ती को अलग नाम देने लगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो एक बांझ है। उसे रोता देख घर की बड़ी बहू ने उर्मिला का भार कादम्बरी को सौंपा कि अब से तुम ही इसकी माँ हो। यहाँ दूसरी तरफ रवि को विदेश भेजा जा रहा है वकालत की पढ़ाई के लिए, जिसमें उसे बिल्कुल भी रुचि नहीं है, लेकिन बाबा की बात टाल नहीं सकते। जाने से पहले वो कादम्बरी से मिलने आया। कादम्बरी बोली, मुझे रोज खत लिखोगे ना, बिना एक भी दिन भूले। एक दूसरे से बिछड़ने का अनुभव उन दोनों को पहली बार हुआ, जिस भाव का अनुभव इन दोनों ने कभी पहले नहीं किया था। क्या इस भाव को प्रेम का नाम देना उचित होगा? कादम्बरी का पति भी उसे अगले दिन चंदन नगर ले जाने के लिए रवाना हुआ, जहां उसकी नई जहाज कंपनी का काम शुरू होने वाला है। 2 दिन बाद ही रवि वापस आ गया। समुद्री यात्रा में उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वो जा नहीं पाया और यहाँ भैया और कादम्बरी के पास चला आया। उसे सामने देखकर कादम्बरी कितनी खुश है, ये बात ज्योतिरिंद्रनाथ से भी छुपी नहीं, और उसके बाद से ही वो रवि को दूर भेजने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगा। कभी बम्बई तो कभी त्रिपुरा। ज्योतिरिंद्रनाथ काम से बीच बीच में आता जाता रहता है और यहाँ कादम्बरी को ये डर सताता कि कभी न कभी किसी न किसी दिन तो रवि को काम से या किसी और बात से जाना ही होगा। जैसे जैसे उसका नाम होगा, यश होगा, लोग उसे उससे दूर ले जाएंगे, पर तब शायद वो उसकी कविता की पहली श्रोता नहीं बन पाएगी। उनका ये डर ही उन्हें एक दूसरे के पास ले आया। एक दिन नौका सवारी करते हुए कादम्बरी का पति जिद करने लगा कि चलो यहाँ से तैर के किनारे तक जाया जाए। कादम्बरी ने झट से रवि की बाह पकड़ी और उसे कूदने से मना किया। शायद ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर को कभी कूदना ही नहीं था, उसे तो सिर्फ ये देखना था कि कादम्बरी किसे जाने से रोकती है, और जवाब साफ है। एक दिन मंझली बहू के बेटे के जन्मदिन पर रवि को कलकत्ता जाने का न्योता आया। जाते वक्त उसने कादम्बरी से वादा किया कि वो रात तक लौट आएगा। मंझली बहू ने रवि से बहुत सवाल किए कि तुम भैया भाभी के पास चंदन नगर में क्यों पड़े हो, यहाँ कलकत्ता में क्यों नहीं रहते हमारे साथ, और हाँ, आज रात को तुम्हें रुकना भी है। यहाँ जन्मदिन के जश्न में ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर भी आया है और वहाँ कादम्बरी घर पर अकेली है। वो लौट तो जाता, लेकिन मंझली बहू ने उसे रोक लिया क्योंकि उनके बीच गैर संबंध है। मगर रवि ने वादा किया है, वो बारिश में भीगता हुआ भी वापस लौट आया। आज कादम्बरी का भी जन्मदिन है, जो कि रवि को याद है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने कई एहसास लिए खड़े हैं और बीच में मर्यादा की लकीर है, जिसे वो पार करना भी चाहते हैं और कर भी नहीं पा रहे। इतने दिनों बाद कादम्बरी अपने पति के साथ कलकत्ता वापस आ गई, जहां मंझली बहू भी रहती है। कादम्बरी उर्मिला को सीने से लगाकर बेहद खुश हुई। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर फिर अपने काम में मशरूफ हो गया और कादम्बरी उर्मिला के साथ। एक दोपहर अनर्थ हो गया। कमरे में खेल रही उर्मिला के साथ कादम्बरी की आंख लग गई और वो छोटी सी बच्ची खेलते खेलते न जाने कब सीढ़ियों के पास आ पहुंची और सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से गिरने के कारण उर्मिला बच नहीं पाई। सभी ने कादम्बरी को बहुत ताने दिए। सगी माँ से कम तो प्यार नहीं किया था कादम्बरी ने। अब एक दिन मंझली बहू ने अपने पति को एक पत्रिका दिखाई, जिसमें रवि ने अपनी प्रेमिका का उल्लेख किया है और सबको मालूम है कि वो असल में कादम्बरी के लिए है। मंझली बहू ने जोर दिया कि इससे पहले कि घर की इज्जत बाहर उछले, हमें रवि की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो बाबा की बात नहीं टालेगा और जल्द ही वो लड़की भी देख आए। रवि ने कादम्बरी से एक दिन पूछा भी, क्या वो शादी कर ले, क्या वो यही चाहती है? कादम्बरी ने अभी सभी एहसासों को मार दिया, जिनका कोई भविष्य नहीं। उन ख्वाबों को पंख देने का क्या फायदा? उसे भी अब लग रहा है कि रवि की तरफ मेरा रुझान समाज की नज़र में एक पाप है, पर वो अपने पति की तरफ मुड़ना भी चाहे तो बस उसे उसकी पीठ नजर आती है। हाल ही में उसे पता चला कि वो किसी नई अभिनेत्री के साथ थिएटर में समय गुजार रहे हैं, इसीलिए रात रात भर घर नहीं लौटते। पूछने पर भी कादम्बरी को उनसे सीधा जवाब नहीं मिलता। अब जल्द ही रवि की शादी हो गई और उसका कादम्बरी के पास भी जाना कम हो गया और उनकी दूरी बढ़ती चली गई। असल में कादम्बरी की सबसे दूरी बढ़ने लगी। एक दिन कादम्बरी रवि के खाली कमरे में गई, जहाँ कुछ समय पहले जब वो बातें करते थे तो उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वहीं मेज पर पड़ी एक किताब में उसने कुछ लिखा देखा और वो रवि ने लिखा था, परंतु वो कादम्बरी के लिए नहीं, किसी और के लिए था। उस दिन उसको एहसास हुआ कि वो एक लौता रिश्ता
जो उसका अपना था वो उसे खो चुकी थी, वो उसका नहीं रहा था। अपने कमरे के कोने में खड़ी कादम्बरी अपनी जिंदगी के अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। सोचती है एक बार और हिम्मत की जाए, रोशनी को पाने की, रोशनी को ढूंढने की। आज शाम ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर की जहाज कंपनी का उद्घाटन है। उन्होंने कहा था तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। आज कादम्बरी खुद सजी और अपने पति ज्योतिरिंद्रनाथ का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। इंतजार करते करते उसकी एक पल के लिए आंख भी लग गई। फिर अचानक से उठकर उसने अपने बाल ठीक किए, अपनी साड़ी ठीक की। फिर उसे समझ न आया कि मैं क्या करूं, तो अपने बिस्तर पे पड़े कुछ कपड़ों को तह लगाने लगी। कपड़ों को तह लगाते वक्त उसको अपने पति के कुर्ते में से एक खत मिला, जो कि किसी औरत का था, और वो औरत माँ बनने वाली है। ये उन दोनों का बच्चा है। तभी नीचे से आवाज आई, ज्योतिन्द्र बाबू नहीं आ पाएंगे, गाड़ी भेजी है। मगर अब वाकई में बहुत देर हो चुकी है। जिंदगी की गाड़ी वापस पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अच्छा है कि यहीं आराम कर लूं। सुबह दरवाजा तोड़कर खोला गया और अंदर आके देखा तो कादम्बरी मर चुकी है, और साथ ही उसके सारे अरमान, एक माँ, एक पत्नी और एक प्रेमिका का सभी अरमान उसके साथ चले गए। घर वालों ने बदनामी के डर से उसकी आत्महत्या को असमय मृत्यु बताकर टाल दी। आगे जाकर कादम्बरी के जीवन पे एक उपन्यास लिखा गया, जिसका नाम भी था कादम्बरी। कादम्बरी के मौत की खबर ने रविंद्रनाथ टैगोर को तोड़ कर रख दिया। कादम्बरी की याद में उन्होंने कई गीत और कविताएं लिखी, और इस प्रकार कादम्बरी की जीवनी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की प्रेरणा बनी। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।